नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी CHSL 2020, एसएससी CGL 2020 प्री के लिए और CPO के लिए, MTS के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, बट बेसिकली ओरिएंटेड है CHSL के 2020 एग्ज़ाम के लिए। और इसमें हम करेंगे 20 क्वेश्चंस। आपको जैसा कि पता होगा 7 सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। वीडियो देखने से पहले मन करे लाइक कर लीजिए, मन करे देखते हुए लाइक कर लीजिए अगर पसंद आएगी तो, ठीक है। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंग्लिश का एक्सपेक्टेड सेट भी शुरू हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, वीडियोज़ में आपको मिल जाएगी। और अगर आपको किसी भी टॉपिक का बेसिक नहीं समझ में आ रहा है, मैंने यहाँ क्वेश्चन करवाया बेसिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन सेंड कर देंगे स्क्रीनशॉट, मैं वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा या कोई और भाई आपके सॉल्व करके भेज देंगे, जो भी फ्री हो। अगर आप फ्री होते हो, किसी का डाउट आता है, आप खुद भी सॉल्व करके भेज दिया करिए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका एक नोट्स बना के चलिएगा प्रॉपर, ताकि आपको रिविज़न करने में आसानी रहे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका है वो किससे रिलेटेड है? पहला क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का है या हम अलजेब्रा का है, जिससे भी कहें तो आपका सिंप्लीफिकेशन से है। कहा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3 प्लस 18 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √3। आपको सॉल्व करना है इसको। अब देखो √5 प्लस √3, रूट वाली संख्याएं दिखे, आपका सीधा सा मंत्र यानी ब्रह्मास्त्र होना चाहिए कि आप क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन यानी परमेयीकरण। परमेयीकरण क्या होता है कि अगर a प्लस बी √b लिखा है या √a प्लस √b लिखा है, तो आप आंसर में अगर √a और यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे यानी माइनस √b से गुणा कर देंगे आंसर में, तो ये कहलाता है रेशनलाइजेशन, यानी कि आपको रूट को खत्म करना है। अब √a प्लस √b का अगर स्क्वायर करेंगे तब तो रूट खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है a² पे a का रूट खत्म हो जाएगा, b² पे b का, और प्लस 2 × ab यानी 2√a × √b, यहाँ पे रूट आ जाएगा। यानी कि अगर आप इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अलग अलग बना पाते हैं तो तभी आपका रूट खत्म होगा। रूट खत्म क्यों करते हैं? ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। और रूट कब खत्म होगा? ये ऐसा फॉर्म कब बनेगा? जब हम a² माइनस b² का फॉर्म बनाएंगे। यानी अगर हमारे पास a प्लस b है तो हम a माइनस b से गुणा करेंगे, और a माइनस b है तो a प्लस b से गुणा करेंगे। शायद आपको ये पता भी रहा हो, अगर नहीं पता था तो आज पता चल गया। तो यहाँ पे किससे गुणा करेंगे? आपको पता है यहाँ पे √5, पहले वाले में √5 माइनस √3 से, यानी 12 × √5 माइनस √3, और अपान नीचे √5 प्लस √3 × √5 माइनस √3, यानी √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3, और प्लस 18 × √5 माइनस √3 है नीचे, तो √5 प्लस √3 से गुणा करेंगे, यानी √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई आपका यही बन जाएगा √5 माइनस √3 × √5 प्लस √3, यानी √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3। अब ये हो गया 12 टाइम्स ऑफ √5 माइनस √3, √5 माइनस √3, और हर बराबर 5 माइनस 3, 2 इधर भी 2 इधर भी, और प्लस 18 टाइम्स ऑफ √5 प्लस √3 बटे 2। आपको पता है हर बराबर, तो अंश को 1 में कर लो। अब 2 से काट दो, 2 से काटोगे 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे 6√5 प्लस 9√5 यानी 15√5, 15√5, और माइनस 6√3 प्लस 9√3 यानी कि प्लस 3√3। अब यहाँ पे कॉमन क्या लोगे आप कॉमन ले लीजिएगा यहाँ पे 3, तो 3 कॉमन लोगे तो आपका आएगा 5√5 प्लस √3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ 5√5 प्लस √3, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी। समझ आ गया? तो रेशनलाइज करने के बाद आप देखिए यहाँ पे 6 गुणा होगा, 6√5 आएगा, और प्लस 9√5 यानी 15√5, और माइनस 6√3 और प्लस 9√3 यानी कि प्लस 3√3, तो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, यानी 3 टाइम्स ऑफ 5√5 प्लस √3 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि 9997 मल्टीप्लाइड बाई 1,000 × 3 मतलब और 3। कहा गया 9997 को गुणा करना है 10,003 में, यानी कि 9997 को मल्टीप्लाई करना है 10,003 में। अब देखो आप गुणा करने जाओगे तो वैसे भी समय लग जाएगा। आपको क्या करना है, आप यूनिट डिजिट पहले चेक कर लिया करो। तो 7 या 21 सब में यूनिट डिजिट 1 है। अगर सब में यूनिट डिजिट 1 ना होता, किसी एक में होता, तो वही 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे सब में यूनिट डिजिट 1 दे दिया गया। तो आपको क्या करना है, आप 9,997 को क्या लिख सकते हैं? 10,000 माइनस 3, 10,000 माइनस 3, और ऐसे 1,003 को क्या लिख सकते हैं? 10,000 प्लस 3, 10,003 को 10,000 प्लस 3, और 9,997 को 10,000 माइनस 3। a माइनस बी, a प्लस बी यानी a स्क्वायर, यानी 1 2 3 4 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9। अब 1 के बाद 4 जीरो का स्क्वायर करोगे तो 1 के बाद कितने जीरो आ जाएंगे? 8 जीरो।
5, 6, 7, 8 में से 9 घटेगा। अब 1 के बाद 8 जीरो में से 9 घटाओगे तो आपका 9 9 9, इनके सबकी जगह पे 9 9 9 9, 8 बार 9 आएगा, मतलब 7 बार 9 आएगा, 7 बार आपका 9 आएगा। उसके बाद 10 में से 9 जाएगा 1, यानी कि आपका 7 बार 9 इंटू 1, तो 7 बार 9 इंटू 1, यानी कि 7 बार 9 उसके बाद 1 इंटू बार बार मुंह से निकल जा रहा है, यानी 7 बार 9 और मतलब 1 लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन क्या करने होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बेसिकली आपका एक फार्मूला चेक करने के लिए दिए जाते हैं, a² - b², और कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको a - b में तोड़ना है, इसको a + b में मतलब फार्मूला लगा देते तो आपके पास 10,000 का स्क्वायर माइनस 9 बचेगा। 10,000 का स्क्वायर करोगे, 10,000 में 4 जीरो, तो 4 जीरो का स्क्वायर करोगे तो 8 जीरो बन जाएगा, यानी 1 के बाद 8 जीरो माइनस 9। यहाँ पे 9 अंक है, तो 9 अंक जब 9 घटाएंगे तो 8 अंक बचेंगे, तो 8 अंक जोड़ लीजिएगा, किसमें आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ गया, ठीक है। चलो ये प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया ये नंबर ऑफ फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो ऑन पिकनिक एंड प्लान टू स्पेंड Rs108 ऑन ईटेबल्स, ठीक है। मैंने पढ़ना शुरू करा ईटेबल्स, ठीक है। कहा गया कि कुछ दोस्त पिकनिक पे जाने का फैसला करते हैं और उन्होंने 108 रुपये खाने पे, ईटेबल बोले तो खाने पे खर्च करने को सोचा। वहाँ पे पोर्टेबल होना चाहिए या इडिबल होना चाहिए, ईटेबल यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, ये भी सही है, लेकिन मतलब अगर मॉडर्न इंग्लिश लिखेंगे तो इडिबल लिखेंगे, EDIBLE, इडिबल मीन्स होता है खाने योग्य। कहा गया कि कुछ दोस्त पिकनिक पे जाने का फैसला करते और 108 रुपये खर्च करने का फैसला करते। कहा गया 3 ऑफ देम हाउएवर डिड नॉट टर्न अप, यानी टर्न अप मतलब गए, यानी प्लान जो बना था उसमें भाग नहीं लिया। कितने लोगों ने, 3 लोगों ने। कहा गया एज ए कॉन्सिक्वेंस ईच वन ऑफ द रिमेनिंग हैड टू कंट्रीब्यूट Rs3 एक्स्ट्रा, द नंबर ऑफ देम हु अटेंडेड द पिकनिक वाज। कहा गया कि देखो क्वेश्चन को समझिए। कहा गया कुछ दोस्त पिकनिक पे जाने का फैसला करते हैं और खाने पे 108 रुपये खर्चा होना है उनका, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो X लोगों ने फैसला किया, अगर ध्यान से देखिएगा, अगर X लोगों ने फैसला किया और एक जन N रुपये खर्च करते तो आपको पता है 108 रुपये खर्च होने थे, ठीक है। अब कहा गया कि उसमें से 3 लोग गए नहीं, यानी X में से 3 लोग नहीं गए, यानी गए कितने लोग, X - 3। और कहा गया परिणाम स्वरूप जो बचे हुए थे, यानी X - 3 को N रुपये न खर्च करके N रुपये से 3 रुपये ज़्यादा देना पड़ा। यानी अब ये जो X - 3 लोग हैं वो N + 3 रुपये लगाते हैं और आपका पैसा अभी भी उतना ही लग रहा है, यानी कि समझ रहे हो, यानी कि 108 रुपये ही खर्च करने थे खाने पे उन्होंने। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये मानना पड़ेगा कि अगर 3 लोग नहीं भी जाते हैं तब भी खाने पे उतना ही खर्चा हुआ। अब आपको यहाँ से एक चीज़ दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। X लोग जाते हैं, N रुपये प्रत्येक लोग खर्च करते हैं तो 108 रुपये खर्च होते हैं, और अगर X - 3 लोग जाते हैं तो N + 3 रुपये खर्च करना पड़ता है, यानी कि 108 रुपये बनाने के लिए X - 3 लोगों को N + 3 रुपये खर्च करना पड़ता है। अब आपको दिया गया X × N बराबर 108 और X - 3 × N + 3 बराबर 108। अब आपको यहाँ पे पूछा गया है कि पिकनिक में शामिल होने वाले लोगों की संख्या कितनी थी, यानी पिकनिक पे कितने लोग गए। पिकनिक पे हमने माना कितना था, N लोग गए, और यहाँ पे X लोग गए, हमने माना था X लोग गए, और अभी X - 3। अब आप एक चीज़ बताइए, आपको ये मान के चलना है कि उन्होंने कितना रुपया खर्चा करा। वो जो रुपया खर्चा करते थे, पहले एक जन जो रुपया खर्चा करते थे वो इंटीजर होता था, इंटीजर मान के चलेंगे। जो N हमने लिया है वो इंटीजर, ये मानना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन इनकम्प्लीट अदरवाइज हो जाएगा। यानी कि अगर X लोग जाते हैं और N रुपये खर्च करते हैं तो 108 रुपये खर्च होते हैं। और अब कहा गया X - 3 लोग जाते हैं और N + 3 रुपया खर्चा करना पड़ता है 108। यानी कि ध्यान से देखिएगा, यानी कि X और N की जो भी वैल्यूज होंगी, X में 3 जोड़ने पे, X में से 3 घटाने पे और N में 3 जोड़ने पे, यानी X और N दोनों 108 के फैक्टर हैं ही, और X में 3 घटाने पे और N में 3 जोड़ने पे ये भी 108 के फैक्टर हो जा रहे हैं। यानी कि आप मान लीजिए कि X - 3 और N + 3 भी आपके फैक्टर हैं 108 के, और X और N भी हैं। तो आप देखिए कि X - 3 की कौन सी वैल्यू ऐसी है जो 108 का फैक्टर है। तो देखिए X - 3 अगर आप 6 रखेंगे तब भी कट जाएगा, 9 रखेंगे तब भी कट जाएगा, 12 रखेंगे तो भी कट जाएगा, 15 रखेंगे तो नहीं कटेगा, यानी ये तो वैल्यू नहीं हो सकती। यानी अब आपके पास आ गई कि X - 3 की वैल्यू, X - 3 की जो भी वैल्यू होगी वो 108 को काटेगी। तभी देखो, क्योंकि 108 को X - 3 और N + 3 के गुणनफल के रूप में अगर लिखा जा सकता है, तो यानी कि X - 3 N + 3 दोनों किसके फैक्टर हैं, 108 के। अब यानी X - 3 की जगह पे आपसे पूछा गया कितने लोग पार्टी में गए कितने लोग, X - 3, तो जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे रखेंगे। अब देखो, अगर हम मान लेते हैं कि X - 3 बराबर 6, तो X बराबर कितना आ जाएगा, 9, X बराबर 9 हो जाएगा। अगर X - 3 बराबर 6, इस ऑप्शन को चेक करिए, X - 3 बराबर 6 तो X बराबर 9, 9 यहाँ रखेंगे तो N बराबर कितना आ जाएगा, 12।
अब यहाँ पे रखो तो 9 में से 3 जाएगा 6 इंटू 12 3 15, 15 गुणे 6 108 होगा नहीं, यानी 6 भी नहीं हो सकता। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे। अब आप 9 रखोगे, 9 अगर रखोगे तो आप कहोगे x माइनस 3 बराबर 9 यानी x बराबर 12। अब अगर x बराबर 12 हो गया तो यहाँ से n बराबर कितना हो गया 9 हो गया। अब n बराबर 9, अब आप यहाँ पे चेक करके देख लो x बराबर 12 यानी ये 9 हो गया, गुणे यहाँ पे n बराबर 9 तो 9 3 12 यानी 9 गुणे 12 कितना हो जाएगा 108, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका x माइनस 3 बराबर कितना हो गया 9, यानी कितने लोग पार्टी में गए 9 लोग। समझिएगा फिर से, अच्छा प्रश्न है। देखो आपने कहा कि x लोग जाते हैं n रुपये खर्च करते हैं, x इंटू एन बराबर 108, और आपने कहा अगर 3 लोग नहीं जाते यानी x माइनस 3 लोग जाते हैं तो n प्लस 3 एक जन को खर्चा करना पड़ता है, यानी x माइनस 3 इंटू एन प्लस 3 बराबर 108। अब ये क्वेश्चन में आपको मान लेना पड़ेगा कि बराबर ही रुपए खर्च होते हैं, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा। अब देखो अगर आपसे पूछा गया कि कितने लोग पिकनिक पे गए यानी x माइनस 3 की वैल्यू पूछी गई, आपको पता है x n x माइनस 3 और n प्लस 3 सारे 108 के फैक्टर हैं, तो x माइनस 3 अगर 15 हो जाएगा तो 15 फैक्टर है नहीं। अब आप 6 चेक करोगे, 6 भी 6 पे सेटिस्फाई हो नहीं रही वैल्यू। अगर आप x माइनस 3 बराबर 9 रखते हो तो यानी x बराबर 12 हो जाएगा, x बराबर 12 तो n बराबर 9 हो गया। अब यहाँ पे रख के सेटिस्फाई कर लो तो 12 में से 3 जाएगा 9 और 9 3 12 यानी 9 गुणे 12 108 हो गया, यानी कि कितने लोग गए पार्टी पे 9 लोग। और तरीके हैं करने के, लेकिन हम इस तरीके से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है, कहा गया द डिवाइजर इज 25 टाइम्स द कोसेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, इफ द कोसेंट इज 16 द डिविडेंड इज। कहा गया कि भाजक भागफल का 25 गुना और शेष का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो लाभांश है, यहाँ पे कर दीजिएगा भाज्य है, तो भाज्य है यानी जिसको भाग देना है वो कितना है। देखो भाजक भागफल का 25 गुना है, भाजक आपको दिया गया कि यानी कि डिवाइजर जो है वो कितना है 25 गुना है कोशेंट का, और आपको दिया गया 5 गुना है रिमाइंडर का। अब आप देखिए ध्यान से देखिए, आपको दिया गया भागफल 16 है, भागफल अगर 16 हो गया तो डिवाइजर कितना हो गया 25 गुणे 16 यानी कि 400, और आपको पता है कि 25 इंटू 16 बराबर 5 इंटू आर, यानी कि हम कह सकते हैं आर बराबर हो जाएगा 5 क्यू, यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है 5 क्यू, क्योंकि वैल्यू 16 है तो यानी आर बराबर हो गया 80। यानी 400 से किसी संख्या को भाग देने पे भागफल 16 आता है और शेषफल 80 बचता है, तो संख्या क्या हो जाएगी, यानी कि 400 से भाग दिया गया और हमारा भागफल कितना आया 16 आया और शेषफल बचा 80, तो आपकी संख्या n बराबर होती है डिवाइजर 400 इंटू कोसेंट यानी कि भागफल 16 धन रिमाइंडर यानी कि प्लस रिमाइंडर यानी कि 80। तो ये कितना हो गया 16 गुणे 400 6400 और 80 जोड़ देंगे तो 6480 हमारी संख्या हो गई, यानी कि संख्या कितनी हो गई 6480। संख्या कितनी हो गई 6480, क्योंकि नंबर बराबर होती है डिवाइजर इंटू कोशेंट धन रिमाइंडर, यानी कि संख्या बराबर होती है मतलब भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। समझ आ गया। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन क्या है, कहा गया 5 men and 2 women, 5 men and 2 women working together can do 4 times as much as work per hour as a man and a woman together, यानी कि 5 आदमी और 2 औरतें अगर कार्य करती हैं तो कितना कार्य कर देती हैं 4 गुना ज़्यादा कार्य करती हैं किसका, एक आदमी और एक महिला के द्वारा किया जाने वाले कार्य का। देखिए कहा गया कि अगर एक साथ काम करने पे 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक पुरुष और एक महिला के द्वारा किए गए कार्य का 4 गुना काम करते हैं, तो आपसे कहा गया एक पुरुष और एक महिला द्वारा किया गया कार्य अनुपात में कितना होना चाहिए। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, यानी कि 5 men प्लस 2 वुमेन, 5 men प्लस 2 वीमेन बराबर 4 men प्लस 4 वीमेन, यानी आपका हो गया 1 मैन बराबर 4 वीमेन माइनस 2 वीमेन यानी कि 2 वीमेन, यानी एक आदमी 2 औरतों के बराबर कार्य करता है, यानी एक औरत अगर एक कार्य करती है तो पुरुष 2 कार्य करता है, यानी कि इनकी इफिशियंसी का अनुपात कितना हो जाएगा, यानी इनके द्वारा किए गए कार्य का अनुपात 2:1, यानी आदमी अगर 2 कार्य करता है तो औरत कितना कार्य करती है 1, यानी अनुपात कितना हो गया 2:1। समझ आ गया। अच्छा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे, इजी लग सकते हैं क्योंकि यही लेवल है आपके एग्जाम का, इससे एक लेवल बिलो भी हो सकता है, अप नहीं जाएगा। कहा गया सम कारपेंटर्स प्रॉमिस टू डू अ जॉब इन 9 days बट 5 ऑफ देम वर absent एंड रिमेनिंग men वर absent एंड रिमेनिंग men डिड द जॉब इन 12 days। यहाँ पे करिएगा रिमेनिंग men, यहाँ से करिएगा एंड
रिमेनिंग मैन डिड द जॉब इन 12 डेज। द ओरिजिनल नंबर ऑफ कारपेंटर्स वाज। कहा गया कुछ बढ़ई ने 9 दिनों में कार्य करने का वादा किया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित थे। शेष पुरुषों ने 12 दिनों में नौकरी खत्म करी, यानी काम खत्म करा। तो कहा गया बढ़इयों की मूल संख्या कितनी थी, यानी मूल संख्या बोले तो ओरिजिन में कितने लोग थे। हम मान लेते हैं n बढ़ई थे, अगर 9 दिन में कार्य करते हैं तो n इंटू 9 टोटल वर्क हो गया। अब कहा गया 5 लोग अनुपस्थित थे, यानी n में से 5 कम थे, यानी n-5 थे। और कहा गया शेष लोगों ने मिलकर 12 दिन में कार्य कर लिया, यानी n-5 आदमी 12 दिन में कार्य करते हैं। तो आपको पता है पहले आदमी m1 d1 बराबर m2 d2 बराबर कर दीजिए, यानी m1 d1 बराबर m2 d2। 3 तियाँ 9, 3 चौको 12, यानी कि हो गया 3n इज इक्वल टू 4n-20। तो यहाँ पे आप रख लीजिए 3n को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, यानी 4n-3n यानी n बराबर 20, यानी आदमियों की संख्या कितनी थी शुरू में 20। समझ आ गया। तो आपको दोनों क्वेश्चन बड़े इजी दिखे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेंगे, आई प्रॉमिस। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर लिया करो जल्दी से। हम 35-40 हज़ार 50 हज़ार पहुँचे, थोड़ा मेंबर्स ग्रोथ हो तो और मन लगेगा। वैसे भी मन कम नहीं लग रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा कष्ट करें, इतना शेयर कर दिया करें और लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। घर में जितने फ़ोन है, जितने लोग पढ़ रहे हैं, आपके यार दोस्त चुपके से सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है, मारपीट ना करें, बस छीन के सब्सक्राइब कर दिया करें। कहा गया द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑन RS 1500 फॉर 3 years इज RS 13.50। द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इज। कहा गया 3 साल के लिए 1500 रुपये पे 2 अलग अलग स्रोतों द्वारा प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर 13 रुपये 50 पैसे है। तो कहा गया उनकी ब्याज दरों के बीच का अंतर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, आपसे कहा गया 3 साल के लिए अंतर कितना आया 13 रुपये 50 पैसे, यानी 1 साल का अंतर कितना होगा 4 रुपये 50 पैसे, यानी 1 साल का अंतर 2 स्रोतों से 4 रुपये 50 पैसे होगा। अब 4 रुपये 50 पैसे अगर ब्याज में अंतर आता है तो देख लो कितना प्रतिशत, यानी कि अगर एक R% था, एक कैपिटल R% था, तो इन दोनों का जो अंतर होगा यानी R% माइनस R%, इतना ही डिफरेंस आया होगा 1 साल में। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट पे जितना रेट में डिफरेंस रहा होगा उतना परसेंट आप निकाल दीजिए मूलधन का, तो उतना ही रुपया डिफरेंस आएगा। यानी कि 1500 रुपये पे अगर आपका 4.5 रुपये अंतर आता है तो 1500 का कितना प्रतिशत है 4.5, यानी कि 0.3%। 0.3%, यानी कि जो ये 0.3% उसमें रुपए में अंतर आ रहा है, अगर हम प्रतिशत में निकालें तो 0.3%, और अगर हम मतलब रुपए में बात करें तो 4.5 रुपये का अंतर ये क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले रेट कैपिटल आर मान लो थी, तो अभी रेट कितनी है स्मॉल आर, यानी R माइनस R% आपका आया है 0.3%। और यही पूछा गया था कि ब्याज दरों के बीच का अंतर, यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कितना आ गया 0.3%। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा क्या गया कि ये सम ऑफ RS 10,000 इज लेंट पार्सली एट 8% एंड रिमेनिंग एट 10% पर एनम इफ द ईयरली इंटरेस्ट ऑन द एवरेज इज 9.2%, द 2 पार्ट्स आर। अब इसको आप सिंपल इंटरेस्ट से करना चाहें उससे करें, आप अगर इसको मिक्सचर एलिगेशन से करना चाहें तो उससे करें। हम मिक्सचर एलिगेशन से करते हैं। देखो, कहा गया कि 8% पे कुछ धन संयोजित करा गया, 10% पे कुछ, और रिजल्टेंट आया 9.2%। अब आपको क्या करना है, 9.2 में से 8 को घटाना है। मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ एरो। देखो, 9.2% में से 8 को घटाना है, 10 में से 9.2 को, तो 10 में से 9.2 घटाएंगे 0.8 आएगा, और 9.2 में से 8% घटाएंगे यानी 1.2 आएगा। 0.4 से काट दो तो ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। यानी आपका जो 8% पे दर दिया, मतलब जो धन दिए गए हैं 8% पे और 10% पे, तो इनके बीच का जो अनुपात आएगा वो 2:3। यानी कि अगर 8% पे 2 धन दिया गया तो 10% पे 3 धन दिया गया। आपसे पूछा गया दोनों भाग, यानी कि अगर हम बात करें तो 8% पे 2 रुपये दिए गए होते तो 10% पे 3 रुपये, यानी 2, 3, 5 रुपये अगर दिए गए होते तो 8% पे 2 रुपये और 10% पे 3 रुपये दिए गए होते। लेकिन क्या आपका 5 रुपया दिया गया? नहीं, 5 बराबर आपको दिया गया 10,000। 5 बराबर 10,000, यानी इसका 2,000 गुना, तो भाग भी 2,000 गुना हो जाएंगे। यानी पहला भाग 2 का 2,000 गुना यानी 4,000, और दूसरा भाग 3 का
2000 गुना यानी कि 6000, तो दोनों भाग आ गए 4000 और 6000। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक प्रश्न और लो, बहुत सिंपल सा, मेंसुरेशन का है या परसेंटेज का, जिसका कहना है कह लो। कहा गया ड्यू टू इंक्रीज ऑफ k% इन द साइड द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 69%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। देखो कहा गया कि वर्ग की भुजाओं में k% की वृद्धि होने के कारण वर्ग के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि हो जाती है। k का मान क्या। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं वर्ग की भुजा में वृद्धि करता हूं तो आपका वर्ग का एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी कि दो सक्सेसिव अगर x% की वृद्धि करें या हम कहें वर्ग की भुजा में वृद्धि x% की हो रही है तो आपका रिजल्टेंट समान होगा। यानी कि अगर हम कहें x% की दो क्रमागत वृद्धियां करी जाती हैं और रिजल्टेंट आपका 69% होता है तो आपसे इसी x की वैल्यू पूछी गई। तो यहाँ पे x बराबर k दिया गया, तो यानी k% की दो सक्सेसिव, तो अगर k% की दो सक्सेसिव होती है तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, k प्लस k और प्लस k² बाई 100, क्योंकि x% और y% का सक्सेसिव जो इंक्रीमेंट होता है वो रिजल्टेंट कितना होता है, x प्लस xy बाई 100, और अगर डिक्रीज होता है तो x प्लस वाई माइनस xy बाई 100। अब यहाँ पे ये बराबर आपको दिया गया 69। अब आप देखिए, आप क्या एक काम करिए, आप क्या k² को सॉल्व करने जाओगे या इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, नहीं, ऑप्शन में आना है। आप देखिए, आप क्या काम करिए कि 30 रखिए, तो k बराबर अगर 30 हो जाएगा तो 30 30 60 और 30 का स्क्वायर 900 में 100 से भाग करेंगे तो 9, तो 30 30 60 9 69 बराबर 69, यानी k की वैल्यू आ गई 30%। समझ आ गया। या आप ऐसे करें या आप ऐसे करें, देखो ऑप्शन पे आओ कि अगर हम पहले भुजा माने कि कितनी थी, 100 थी, अभी कितनी हो गई, 100 प्लस k हो गई, और हमारा इसके कारण इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 69% का, यानी पहले एरिया अगर 10,000 थी तो अभी कितने की हो जा रही है, 6900 की वृद्धि हो जा रही है। अब वृद्धि निकाल लो, पहले भुजा 100 थी तो इसका स्क्वायर इतना एरिया रहा, और अभी कितना हो गया, 100 प्लस k का होल स्क्वायर, यानी पहले था 100 का स्क्वायर, अभी था 100 प्लस k का होल स्क्वायर। अब यानी कि घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा a² माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी 200 प्लस k इंटू a माइनस बी, यानी कि k बराबर 6900 हो गया। तो आप k बराबर सॉल्व करोगे तो 30 आ जाएगा। तो किसी मेथड से करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। मेंसुरेशन का एक और क्वेश्चन देख लो। कहा गया द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, समलंब चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर, दो भुजाएं असमांतर या समांतर कुछ भी हो सकती हैं। बेसिकली जब समलंब की बात की जाएगी तो आप मान के चलिएगा असमांतर ही है, वैसे हो सकती है समांतर भी। ये आपका समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है, ट्रेपेजियम। कहा गया इसकी जो समांतर भुजाएं वो 21 और 9 है, यानी अगर दिस वन इज 21 तो दिस वन इज 9। कहा गया यदि उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, यानी ये ऊंचाई दी गई है आपको 10 सेंटीमीटर, तो समलंब का क्षेत्रफल निकालें। आपको मैंने एक फार्मूला बताया है, बचपन से ही बताता आ रहा हूँ आपको, मतलब आपके बचपन से, SSC में जब से आप मुझसे जुड़े हैं तब से मैं बता रहा हूँ कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी 21 9 30 इंटू उनके बीच की हाइट, उसकी हाइट क्या है या उनके बीच की दूरी, यानी 10। तो 30 गुणे 10, 300 में 2 से भाग करेंगे तो 150, तो आपकी एरिया कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है, कहा इफ P इज टू Q इज इक्वल टू R इज टू S इज टू इक्वल टू T इज टू U इज इक्वल टू 2 इज टू 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ MP प्लस NR प्लस OT अनुपात MQ प्लस NS प्लस OU। आपसे पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। अब आपको M N और O तीनों चीज़ें नहीं पता है, बाकी सबकी वैल्यू आप मान सकते हो। देखो आपको अगर दिया गया कि P, देखो ऐसे लिखो P/Q बराबर R/S बराबर T/U, ऐसे लिख लो, और ये बराबर दिया गया 2/3। अब आप अंश के सबके अंश को मान लो 2 और सबके हर को मान लो 3 और वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करोगे तो MP यानी कि 2M प्लस NR यानी कि 2 कितना 2R प्लस OT हाँ, तो 2T हो गया, 2O हो गया, ठीक है। आप 5 ऐसे सबके हर को 3 मानोगे तो MQ यानी कि 3M प्लस 3R प्लस 3O। अब देखो सब में आप देखो 2 कॉमन आ रहा है ऊपर और 3 कॉमन आ रहा है नीचे, तो 2 कॉमन हो गया ऊपर, 3 कॉमन हो गया नीचे, ऊपर बच रहा है M प्लस R प्लस O, नीचे क्या बचेगा सेम M प्लस R प्लस O। काट दो M प्लस R प्लस O, ये कट गया, यानी आपका आंसर हो गया 2/3 या 2:3। समझ आ गया। अब अगर यहाँ अनुपात में पूछा गया था तो अनुपात, यानी बेसिकली जो आपको ऐसा दिया जाएगा तो जो अनुपात दिया रहेगा वही आंसर हो जाएगा, बस बात खत्म।
अच्छा, एसएससी का सबसे चहेता प्रश्न है फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ इतना। अब जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 0.12, 0.21 एंड 8 इज। देखो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, इसका मतलब समझो। अगर ए, बी और सी और डी ये चार प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब होता है कि बी बटे ए यानी दूसरा बटे पहला बराबर चौथा बटे तीसरा डी बटे सी, या हम कहें ए बटे बी बराबर सी बटे डी। तो उसी प्रकार रख लो, यानी 0.12 अपान 0.21 बराबर 8 बटे एक्स, यही हो जाएगा। अनुपात बराबर कर लो, या यहाँ पे ले लो चौथा प्रोपोर्शन एक्स और बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल कर लो, तो ऐसे भी कर सकते। अब काटोगे तो यहाँ से ये कट गया, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, 4 से कटा 4 दूनी 8, यानी एक्स बराबर कितना हो गया 7 गुणे 2 यानी कि 14, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आ गया 14। तो अगर ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन तो आप कह सकते हैं ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी, यही आपका होता है। ठीक है, तो 14 आपका आंसर आ गया। समझ आ गया। एज से रिलेटेड प्रश्न नहीं करवाता रहा था, आप लोग गुस्से में थे, देखो वो भी देख लो। आज इतना एज का प्रश्न करवा दूंगा आप तंग हो जाओगे। क्या कहते हैं, द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर इज 3 years मोर देन 3 times ऑफ द एज ऑफ हिज सन, यानी एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। क्या कहते हैं 3 years हेंस यानी 3 वर्ष बाद फादर्स एज विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन, यानी आज के 3 साल बाद जो पिता की आयु होगी वो 10 साल बाद बेटे की आयु की, मतलब 10 साल बाद जो बेटे की आयु होगी, सॉरी मतलब जो ये समझिए कि आज के 3 साल बाद जो बाप की आयु होगी वो 3 साल बाद बेटे की आयु के, जो बेटे की आयु रहेगी 3 साल बाद उसके दुगने से 10 वर्ष ज़्यादा होगी। कहा गया कि जो फादर की आयु है वो 3 गुना है, 3 years मोर देन 3 times ऑफ द एज ऑफ हिज सन, यानी फादर की जो आयु है वो 3 साल ज़्यादा है उसके सन की आयु के 3 गुने के बराबर, यानी फादर की आयु उसके सन के आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। दूसरे केस में दिया गया कि फादर की आयु 3 वर्ष बाद, यानी फादर अगर एफ का है तो 3 साल बाद एफ प्लस 3 का हो जाएगा, वो अपने सन के आयु के 2 गुने से 10 साल अधिक। सन अगर एस का है तो 3 साल बाद एस प्लस 3 हो जाएगा और इसका 2 गुना यानी कि 2 times ऑफ एस प्लस 3 और इससे 10 साल ज़्यादा यानी कि ये प्लस 10, ये हो जाएगी फादर की। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, घटा लीजिए। आपसे पूछा गया पिता की वर्तमान आयु, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 3 इज इक्वल टू, क्योंकि एफ एफ कैंसिल हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7 प्लस 2s माइनस 3s यानी कि यहाँ पे बचेगा 6 और प्लस 2s माइनस 3s यानी कि माइनस s, यानी कि सन बराबर हो जाएगा 7 6 13 में से 3 बच जाएगा 10। आपने क्या किया, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटा लिया तो आपका आया 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 माइनस एस, यानी सन की आयु आ गई 10। अब सन की आयु यहाँ पे रख दो, यानी फादर की आयु हो जाएगी 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ सन, यानी 3 × 10 30, यानी 3 प्लस 30 33। तो आपके मतलब पिताजी की आयु कितनी थी, क्वेश्चन वाले पिताजी की 33 वर्ष। समझ आ गया। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन अंग्रेजी में पढ़िएगा, कहा गया कि जो वर्तमान आयु है वो उसके 3 गुने से 3 वर्ष ज़्यादा है और 3 साल बाद जो बाप की आयु होगी वो बेटे के 3 साल बाद की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष ज़्यादा होगी। इसी को सॉल्व करना था। ठीक है, ग्रांड मदर वाला क्वेश्चन देखिए, एज का ही है। कहा गया माई ग्रांड मॉम वाज 9 times ओल्डर देन मी 16 years एगो, यानी कि जो ग्रांड मॉम है मेरी दादी हैं वो 9 गुनी थी मेरी आयु का 16 वर्ष पहले। यानी अगर ग्रांड मॉम को अभी हम जी माने और मैं खुद को आई मानूँ तो 16 साल पहले मैं I-16 का था और मेरी ग्रांड मॉम कितने की थी, G-16 की, और ये उस समय मेरी आयु का 9 गुना थी। अब कहा गया कि ही वुड बी 3 times ऑफ माई एज 8 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अभी से 8 साल बाद यानी G+8 का होने के बाद वो मेरी आयु का 3 गुना हो जाएंगी, यानी 3 गुना हो जाएंगी मेरी आयु का 8 साल के बाद वाली आयु का। तो कहा गया 8 years एगो, यानी कि ग्रांड मदर की आयु का 8 कम कर दो, 8 years एगो व्हाट वाज द रेशियो ऑफ माई एज टू दैट ऑफ माई ग्रांड मदर, यानी कि 8 साल पहले मेरी और मेरी दादी की आयु का अनुपात क्या था, यानी I-8 और G-8 का अनुपात निकालें। अब आप घटा लो, घटाओगे तो 8 में से 16 यानी कि 24 हो जाएगा इज इक्वल टू, आपको क्या काम करना है, बस जी को कैंसिल, किसी एक को कैंसिल करके दूसरे की वैल्यू निकालें। 3i प्लस 3i माइनस 9i यानी माइनस 6i और प्लस 24, ये देखिए प्लस 24 प्लस 144 यानी कि 168, यानी कि आपका 6i इज इक्वल टू हो गया 144, यानी i इज इक्वल टू हो गया आपका 24, i इज इक्वल टू 24। आप देख लीजिएगा एक बार 24 और ये आपका बच रहा है, ठीक है, 9 दूनी 18 और 3 21, 21 अट्ठे 168।
हाँ ठीक है, एकदम सही कर रहे हैं। यानी कि हमारा 6i इज इक्वल टू हो गया 144, तो i बराबर 24। अब i बराबर 24 यहाँ पे पुट कर दोगे तो यह आ जाएगा g माइनस 16 बराबर 9 टाइम्स ऑफ 24 माइनस 16 यानी 8, यानी 9 8 72 और 16 जोड़ दो, यानी ग्रैंड मदर कितने की हैं, 88 की हैं। अब आपसे क्या पूछा गया, 8 साल पहले, 8 साल पहले मैं कितने का था, अगर मैं 24 का हूँ तो 8 साल पहले कितने का था, 16 का था। और मेरी ग्रैंड मॉम अगर 88 की तो 8 साल पहले कितनी थी, अगर मेरी ग्रैंड मॉम अभी 88 की है तो 8 साल पहले कितने की थी, 80 की। 16 और 80 का अनुपात 16 एक नम 16, 16 पंजे 80, यानी अनुपात आ गया 1:5। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। ट्रिगो का क्वेश्चन देखो, कहा गया इफ 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉट थीटा इज इक्वल टू पी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू निकालें। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बड़ा आसान सा क्वेश्चन बन रहा है। कहा गया 1 अपॉन कॉस थीटा, वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, लेकिन हम वैल्यू पुट करके नहीं करेंगे। हम क्या काम करते हैं, या वैल्यू पुट करके करना चाहो तो कर सकते हो। आप थीटा बराबर 45 पुट कर दो, थीटा बराबर 45 पुट कर दो, पुट करो तो थीटा बराबर 45 पुट करोगे तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस 45 यानी √2 माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा यानी कि 1 इज इक्वल टू 1 बाई पी, यानी कि 1 बाई पी इज इक्वल टू √2 माइनस 1। तो हम कह सकते हैं पी बराबर हो जाएगा √2 प्लस 1, पी बराबर √2 प्लस 1। अब आपको कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा कॉस 45 यानी कॉस 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन √2। अब देखो कौन से ऑप्शन की वैल्यू 1 अपॉन √2 आ रही है, तो p प्लस 1 अपॉन p माइनस 1 अगर करोगे तो p प्लस 1 अपॉन p माइनस 1 करोगे तो p प्लस 1 इतना है और p माइनस 1 कितना हो जाएगा, सॉरी अगर p प्लस 1 और अपॉन p माइनस 1 करोगे तो √2 प्लस 1 यानी कि √2 प्लस 1 प्लस 1 यानी √2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1 माइनस 1 यानी √2। तो ये 1 बाई √2 आ रहा है, नहीं, यानी पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, p स्क्वायर प्लस 1 यानी कि p स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 √2 p स्क्वायर हो जाएगा, इसमें एक जोड़ दोगे और डिवाइड करना है 2 टाइम्स ऑफ p से, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ √2 प्लस 1 से, यानी कि ये हो गया 3 1 4 प्लस 2 √2, तो 2 कॉमन ले लो, या 2 √2 प्लस 4 में 2 √2 कॉमन ले लो तो √2 प्लस 1 बचेगा, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ √2 प्लस 1। अब आप देखो √2 प्लस 1 √2 प्लस 1 कट गया, 2 2 कट गया, यानी √2 तो आ रहा है लेकिन ऊपर आ रहा है, यानी कि जो हमने यहाँ पे ऊपर देखा ये अगर पलट दें तो हमारा आंसर 1 बाई √2 हो जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे √2 आ रहा है और इसका 1/में होना चाहिए, यानी 1/में अगर इसको कर दें यानी 2p को ऊपर ले आए, p स्क्वायर प्लस 1 को नीचे ले आए तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो गया, 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं या आप ऐसे कर सकते हैं। देखो आपको दिया गया 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा रहने दो, इज माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, हर बराबर तो एक में कर लो, बराबर 1 बाई पी। ठीक है, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई पी, स्क्वायर कर दो, यानी ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब सॉरी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे उसको ब्रेकेट में तोड़ लो, यानी 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये स्क्वायर ऊपर बन ही रहा है, ये बराबर आया 1 अपॉन पी स्क्वायर, यहाँ से पावर से ये कट गया, यानी 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इतना आया। तो अब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा लो, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो ऐसे करके लगाओ, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा पहले कर लो, इज इक्वल टू कितना हो गया, पी स्क्वायर अपॉन 1। आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा लो, यानी कि एक बार अंश में हर को जोड़ो एक बार घटाओ, तो पहले घटा लेते हैं, यानी 2 साइन थीटा, फिर जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको भी पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, यानी आपके साइन थीटा की वैल्यू हो गई पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो अगर ये पी स्क्वायर माइनस 1 है तो ये पी स्क्वायर प्लस 1 है। अब अगर ये पी स्क्वायर प्लस 1 है, ये पी स्क्वायर माइनस 1 है तो ये 2p हो जाएगा। आपसे पूछा गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार 2p अपॉन कर्ट पी स्क्वायर प्लस 1। आपका आंसर आ गया 2p बटे पी स्क्वायर प्लस 1। अगले प्रश्न पे आते, देखो ये प्रश्न भी बहुत सिंपल है। अब इसको मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, उससे कर लीजिएगा आप खुद, और मैं वैल्यू पुटिंग से करवा दे रहा हूँ। आपको कॉसेक पावर 6 थीटा माइनस कॉट पावर 6 थीटा माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा दिख रहा है। आपको दिख रहा होगा कि हम यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए एक होता है, तो कहीं भी गुणा भाग करो बात बराबर हो जाए। अब यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर ए का होल क्यूब माइनस कॉट स्क्वायर ए का होल क्यूब माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, यानी ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए का, सॉरी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का होल क्यूब।
ये तो बनेगा, क्योंकि देखो ये जो ये किसका क्यूब है, कॉसेक स्क्वायर ए का क्यूब है, ये किसका क्यूब है, कॉट स्क्वायर ए का क्यूब है। तो यहाँ पे देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही तो बन रहा है, यानी ए माइनस बी का होल क्यूब। अब ए माइनस बी, ए है कॉसेक स्क्वायर है, बी है कॉट स्क्वायर है, तो कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है 1, 1 का क्यूब 1, यानी 1 का क्यूब बराबर हो गया 1। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, डी वाला। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे आप थीटा बराबर 45 रख के एक बार खुद सॉल्व करिएगा। थीटा बराबर 45 रखिए, देखिए आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। अलजेब्रा का बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, कहा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसकी, वैल्यू सिंप्लीफिकेशन करना है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे थोड़े से रूल्स बता रहा हूँ कि अगर कहीं पे x पावर a लिखा है और इसको x पावर b से डिवाइड किया जाता है, तो आपको पता है अगर आधार समान हो तो भाग में घाते घट जाती है, यानी x पावर a माइनस बी ये हो जाएगा। अच्छा, अगर x पावर a इंटू एक्स पावर b लिखा है तो अगर आधार समान हो तो गुणा में घाते जुड़ जाती है, यानी ये हो जाएगा x पावर a प्लस बी। इतना सा समझना, यानी भाग कर रहे हैं तो घाते घटेंगी, आधार समान होगा, और अगर गुणा कर रहे हैं तो घाते जुड़ेंगे। अब देखिए ऐसे यहाँ पे देखिए 1 अपान, अगर घाते घट रही हैं यानी कि डिवाइड हुआ होगा किसमें, एक्स पावर पी में एक्स पावर क्यू से, और ये +1 दिया गया है, +1 अपान एक्स पावर क्यू अपान एक्स पावर पी +1। हर बराबर कर लो, तो यहाँ पे हर बराबर करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपान एक्स पावर पी प्लस एक्स पावर क्यू अपान एक्स पावर क्यू और +1 अपान एक्स पावर क्यू प्लस एक्स पावर पी अपान एक्स पावर पी। इधर एक्स पावर पी ऊपर, इधर एक्स पावर क्यू ऊपर, यानी कि यहाँ गया एक्स पावर क्यू ऊपर, यहाँ पे एक्स पावर पी ऊपर, और हर बराबर है दोनों का। देखिए एक्स पावर पी प्लस एक्स पावर क्यू, और इधर एक्स पावर क्यू प्लस एक्स पावर पी, यानी यही बच रहा है एक्स पावर पी प्लस एक्स पावर क्यू प्लस एक्स पावर क्यू। अब अंश हर बराबर है, काट दीजिए, वैल्यू हो गई 1। तो इसको करने की मास्टर्स बहुत ट्रिक बताएंगे कि सर आप एक काम करो p बराबर क्यू पुट कर लो। अब अगर p बराबर क्यू, देखो सबसे मास्टर्स जो ट्रिक बताते हैं वो अलग। अब देखो मैं आपको एक और ट्रिक बता रहा हूँ, आप p बराबर क्यू रख दो, p बराबर क्यू। आपको पता हो किसी संख्या के पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे x पावर 0 यानी 1, यानी कि 1 अपान 1 प्लस 1 2 प्लस 1 अपान, यहाँ पे x पावर 0 1, 1 प्लस 1 2, 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 2। इससे आसान कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी ने कल कमेंट किया कि सर आप कितना बेसिक से करवाते हो। भाई बेसिक से ही करवाने के लिए तो चैनल खोला है, तो बेसिक से ही करवाऊंगा ना। और अगर आपको ट्रिक पढ़ना ही है तो मेंस देखो, मेंस में ट्रिक आपको दिखेंगी कि कैसी कैसी ट्रिक मैं करवाता हूँ। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। देखो आपको दिया गया x इज इक्वल टू, यहाँ पे x पावर नहीं है, x बराबर दिया गया 2 प्लस रूट 3 अपान 2 माइनस रूट 3, तो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू। देखो अगर x बराबर इतना है तो 1 अपान एक्स कितना हो जाएगा, 1 अपान एक्स कितना हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपान 2 प्लस रूट 3। अब दोनों को जोड़ दो, यानी x प्लस 1 बाई एक्स करोगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 अपान 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 अपान 2 प्लस रूट 3। अब गुणा कर लो, 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर बनेगा, इधर क्या बनेगा 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1। अब आपका ऊपर क्या बच रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 7 का दूना 14। आपका आंसर 14 कहाँ पे है, यहाँ पे। समझ आ गया? तो ऐसे करेंगे, समझ आ गया ना। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया कि अगर x बराबर 2 प्लस रूट 3 हो तो आपका रूट 2x प्लस 1 अपान रूट 2x की वैल्यू क्या होगी। देखो आपके दिमाग में कई सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा। क्या करना है आपको x बराबर समथिंग दिया गया, तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर यहाँ पे हर बराबर कर लो, तो रूट x इंटू रूट 2x इंटू रूट 2x कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 अपान रूट 2x, यही बचेगा। अब 2x की वैल्यू रख दो, ऐसे करके सॉल्व करो। तो एक बार इस मेथड से करवा दे रहा हूँ, यानी 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस रूट 3 और प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 2 इंटू 2 प्लस रूट 3, यानी 4 प्लस रूट 3 2 रूट 3। अब देखो यहाँ पे आप इसको ऐसे रखे रहो। अब देखो 4 प्लस 2 रूट 3 को क्या लिख सकते हैं 3, यानी कि रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। 4 को रूट 3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट 3 इंटू 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि इसका रूट निकल के आ जाएगा रूट 3 प्लस 1, यानी ऊपर बच रहा है रूट 3 और नीचे बच रहा है रूट 3 प्लस 1। समझ आ गया ना। 4 को लिख ले रहे हैं 3 प्लस 1 और प्लस 2 रूट 3 को ले रहे हैं 2 इंटू रूट 3 इंटू 1। अब ये बन रहा है रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि रूट से बाहर आ जाएगा, और ऊपर बच रहा है 2 दूनी 4 1 5 प्लस 2 रूट 3, यही बच रहा है। ठीक है, अब आप क्या काम करेंगे रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी रेशनलाइजेशन कर लेंगे।
यानी √3 - 1 से गुणा कर दो आंसर में। तो √3 - 1 से अगर अंश में गुणा कर रहे हो तो हर में भी गुणा करोगे। अब गुणा करके आप आंसर लिखो। तो आप गुणा करोगे तो 5 × √3, तो 5 √3 - 2 √3 यानी आपका बचेगा 3 √3 और प्लस 2 √3 × √3 यानी 6 और प्लस 5 × -1 यानी कि -1 यानी कि सॉरी 6 - 5। यहाँ पे देखिए 2 √3 × √3 6 हो गया और प्लस 5 - 5 × -1 यानी -5, तो 6 - 5 1 बच रहा है। और अपान a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और -b का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर 1, 3 में से एक जाएगा 2। तो आपका आंसर कितना आ गया 3 √3 + 1/2। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। इस तरह का प्रश्न एसएससी का बहुत चहेता प्रश्न है। जैसे ससुराल में दामाद जाते हैं तो जो इज्जत होती है वही इज्जत एसएससी इसको दे रहा है। कहा गया इफ x - 2 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर प्लस z - 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + y + z - 5। देखो, अगर मैं आपको कई बार बताता आया हूँ कि अगर 3 प्राकृतिक संख्याओं या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 0 है तो आपको वो संख्याएं अलग अलग 0 के बराबर लेनी पड़ेंगी, यानी वो संख्याएं अलग अलग 0 के बराबर होंगी अगर x y z रियल नंबर्स। यानी कि अगर अलग अलग 0 के बराबर करोगे तो यहाँ से x = 2 मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा। यानी कि अगर पहले से x = 2 मिल गया तो यहाँ से y = -3 मिलेगा और यहाँ से z = 15 मिल जाएगा, z = 15 मिल जाएगा। अब सबकी वैल्यू रख दो, यानी x = 2 प्लस y यानी कि -3 प्लस z यानी कि +15 -5। तो ये हो गया 2 15 17, 17 में से 8 जाएगा 9। आपका आंसर 9। कितना सड़ा हुआ क्वेश्चन। आई होप आपको 20 के 20 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन आपका है, आप भर दो। और जितने क्वेश्चन मैं कहता हूँ कि आप लोग आंसर कर दिया करो, वो आंसर कर भी दिया करो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट पार्ट टुमारो फिर 9 बजे, और इंग्लिश का पार्ट भी आपको 9 बजे से पहले मिल जाया करेगा। आप लोग एक काम करेंगे, केवल शेयर करते रहेंगे। बेस्ट विशेष आपके एग्ज़ाम के लिए। और एक काम करिएगा, शेयर करने के बाद लाइक करना ना भूलना, क्योंकि लाइक करेंगे तो एफर्ट को बढ़ावा मिलेगा, तो मैं और लगन से पढ़ाऊंगा। हालांकि लगन में कोई कमी नहीं है, लेकिन मज़ा आएगा। आपका फ़ायदा हो रहा है, थोड़ा सा मेरा फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स।